अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं और बात करेंगे पाकिस्तान की, बात करेंगे डीजीआईएसपीआर की। जी हां, कल एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो डीजीआईएसपीआर ने की है, जिसमें मोस्टली उनके फेवरेट जर्नलिस्ट बैठे थे और जाहिर है कि वो मेरे जैसे फ्रीलांस जर्नलिस्ट या वो जो सही को सही या गलत को गलत कहने की कोशिश करते हैं, उन जैसे जर्नलिस्ट की वहां कोई जगह नहीं थी। लेकिन बहरहाल वो हमेशा से ही नहीं थी। जब मैं टीवी चैनल पर थी तब भी मैंने बड़ी बार कोशिश की कि मैं किसी तरीके से डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाऊं और ताकि वहां जाके मैं भी कोई एक आध सवाल कर पाऊं। लेकिन तब भी मुझे नो एंट्री का बोर्ड दिखाया गया। खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो हम बात कर रहे थे डीजीआईएसपीआर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि कल उन्होंने एक बड़ी लंबी चौड़ी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अब हो ये रहा है कि जी हम आपको उसके कुछ पॉइंट्स जो हैं वो जरूर बताना चाहेंगे। डीजीआईएसपीआर साहब का कहना ये था कि जी अब बलूचिस्तान में बिल्कुल अमन है। बलूचिस्तान के बारे में जो बातें की जा रही हैं बिल्कुल अफवाह है, बिल्कुल लोग जो हैं वो गलत खबरें फैला रहे हैं और बलूचिस्तान में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। सब लोग बिल्कुल आराम सुकून से चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। तो जी बिल्कुल ये सारा प्रोपेगेंडा जो है वो सोशल मीडिया के जरिए जो है ना सिर्फ ये कि भारत कर रहा है, बल्कि भारत जो है वो बीएलए वालों के साथ मिला हुआ है। तकरीबन 300 के करीब फेक या बोगस प्रोफाइल्स हैं जो कि बीएलए के लिए चलाई जाती हैं भारत से। और उसके बाद वो लोग जो कुछ कहते हैं वो नैरेटिव लेकर बाकी दुनिया भी उसी के पीछे लग जाती है। यहाँ तक कि इंटरनेशनल मीडिया जो है उनको भी मेरे ख्याल है बिल्कुल ही ढक्कन इनको लगते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया जो है वो भी वही न्यूज उठा लेता है जो कि भारत चला रहा है बीएलए के लिए। अब कोई इनसे पूछे कि भाई अल जजीरा और बाकी जो बीबीसी और बाकी जो कह लीजिए कि इंटरनेशनल मीडिया है वो भी क्या इतना बेवकूफ है कि उसको नहीं पता कि कोई वो बोगस खबर उठा रहा है या ये कि उसने गलत खबर उठाई है और वो सारी की सारी न्यूज जो है वो बीएलए के लिए जो है वो भारत चला रहा है। और अगर भारत ऐसा कर रहा है आपके ख्याल से, अगर आप बिल्कुल कंफर्म हैं इस बात के ऊपर कि भारत ही पाकिस्तान में टेररिज्म कर रहा है, कभी अफगानिस्तान के रास्ते और कभी बलूचिस्तान के रास्ते, तो आप उसको एफएटीएफ में ले जाइए ना, क्यों नहीं ले जाते? अगर आपके पास इतने प्रूफ्स हैं कि आप हर कुछ दिन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वैसे तो खैर अच्छा ही करते हैं। मैं तो कहती हूँ कि आपको हर मंथ एक बार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही लेनी चाहिए, इसलिए कि हम लोग भी टेंशन उठा के कि कभी ईरान में ये हो रहा है तो कभी पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है तो कभी लोगों के पास खाने को नहीं है, कभी जॉब्स नहीं है। वो टेंशन में से जब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती है तो हमें भी कुछ हल्का फुल्का देखने को या हंसने को मिल जाता है। लेकिन खैर हम ये जरूर कहेंगे कि अगर वाकई में इतना भरपूर तरीके से इतना स्ट्रांगली बिलीव है कि जी आपके पास सारे सबूत हैं तो बिल्कुल भारत को एक्सपोज कीजिए, एफएटीएफ में जाइए, वहां पे बताइए। इसलिए कि हम तो 4 बार एफएटीएफ में जा चुके हैं, वो एक बार भी नहीं, कि बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन खैर डीजीआईएसपीआर साहब जो है उनका ये भी कहना है कि मिसिंग पर्संस का भी कोई खास इश्यू नहीं है, सिर्फ 201 कंप्लेंट्स जो है वो आई हैं मिसिंग पर्संस के लिए, जबकि यहाँ पर हजारों की तादाद बताई जाती है। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग दहशतगर्दी में मारे जाते हैं, यानी जो खुद टेररिस्ट होते हैं और जो ऑपरेशंस चल रहे हैं बलूचिस्तान में वहां पे वो मारे जाते हैं, उनके नाम भी ये लोग जो है वो मिसिंग पर्सन में डाल देते हैं। यानी वो लोग जिनकी जाने जा रही हैं बलूचिस्तान में उनके लिए ये कहा जा रहा है कि असल में वो टेररिस्ट होते हैं और टेररिस्ट ग्रुप के मेंबर होते हैं, वो मारे जाते हैं पाकिस्तान फोर्सेस की तरफ से जो ऑपरेशंस चल रहे हैं, और उसके बाद उनका नाम उनके घर के लोग जो है मिसिंग पर्सन में डाल देते हैं कि ये तो मिसिंग पर्सन में है और ये कोई टेररिस्ट नहीं है। बहरहाल ये क्लेम जो है ये भी डीजीआईएसपीआर की तरफ से आया। कुछ और बातें भी जो उन्होंने कही वो भी मैं आज आपके सामने रखूंगी और आपको बताऊंगी कि क्या क्या बातें उन्होंने की। वैसे तो आप लोग अगर चाहें तो मेरे ख्याल है कि इंटरनेट पे उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अवेलेबल है, अगर आप लोग देखना चाहें तो डेफिनेटली देख सकते हैं। अफगान तालिबान बड़े नोट के सामने तो बचपन से झुकते आ रहे हैं। उनका मतलब है कि अमेरिका के आगे, डॉलर के आगे उनका मतलब है डीजीआईएसपीआर साहब का कि तालिबान, अफगान तालिबान जो है वो बड़े नोट यानी डॉलर के सामने तो बचपन से झुकते आ रहे। तो सर हम तो लेटते आ रहे हैं, अब झुकने में और लेटने में कुछ तो फर्क है ना। वो तो सिर्फ झुकते हैं डॉलर के आगे, हम तो सीधे सीधे लेट जाते हैं। कभी कहते हैं कि जी हाँ यहाँ से आप अफगानिस्तान पे अटैक कर लीजिए और जितना दिल करे आप अफगानिस्तान में यहाँ से मिसाइल्स जो है वो फायर कर सकते हैं। हम अपनी यहाँ पर अमेरिका को हमने 20 साल जो है वो यहाँ पे सपोर्ट किया,
तो उसको आप क्या कहेंगे? उसको आप डॉलर के आगे झुकना कहेंगे, बैठना कहेंगे, लेटना कहेंगे, लटकना कहेंगे, जो भी कहेंगे वो हम मान जाते हैं आपकी बात। तो बहरहाल अफगानिस्तान के बारे में या अफगानिस्तान के तालिबान के बारे में एक स्टेटमेंट उनका ये भी है। उसके बाद ये कहा ये गया कि अच्छी हुक्मरानी पाकिस्तानी अवाम का हक है, उन्हें उसकी जरूरत है। तो सर ये काम आपका तो नहीं है कि आप इस पर स्टेटमेंट दें, आपका काम तो सिक्योरिटी का है, तो आप सिक्योरिटी ही कीजिए और जो पॉलिटिक्स है उसमें आप ना पढ़िए। वैसे भी कई बार आप कह चुके हैं कि हमें पॉलिटिक्स में ना घसीटा जाए, लेकिन लोग आपको जो घसीट रहे हैं ना पॉलिटिक्स में, सर वो घसीट के बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ला नहीं रहे। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो जरा आप चेक कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। उसी के साथ साथ जी दहशत गर्दों और उनके लिए, यानी दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों, यानी जो सपोर्ट कर रहे हैं या जो दहशत गर्दों को पाल रहे हैं, उनको 100 गुना तकलीफ देंगे कि कयामत तक याद रखेंगे। अपने आप को तकलीफ कौन देता है, मुझे समझ नहीं आ रही। यानी हाफिज सईद को आप रखे, मसूद अजहर को आप रखे, उसामा बिन लादेन 11 साल आप पाले, उसके बाद लकवी शकवी किस किस को आप रखे, ये सारे के सारे जो है ये क्या है? क्या ये कोई रिलीजियस स्कॉलर है? क्या ये साइंटिस्ट हैं? क्या ये कोई एजुकेशनिस्ट है? क्या है ये सब के सब टेररिस्ट ही तो हैं। और ये हम नहीं कह रहे, और ये भारत भी वैसे कह रहे हैं, लेकिन भारत को भी अगर छोड़ दें, भारत को तो वैसे ही किसी खाते में नहीं लाते। तो ये जी यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है और इनको आप यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो जो कनाडा में बैठा होता है पन्नू चन्नू, उसके इंटरव्यू भी आपके मेन स्ट्रीम मीडिया पर आते हैं, तो उनको ये सपोर्ट करना ही कहते हैं सर, ये सब के सब दहशतगर्द यानी कि टेररिस्ट ही हैं। अगर आप उनको 100 गुना, यानी उनको सपोर्ट करने वालों को 100 गुना तकलीफ देंगे कि क़यामत तक याद रखेंगे, तो फिर बात वही आ जाती है कि भाई अपने आप को कौन तकलीफ देता है और अपने आप को कौन इस जगह ले जाता है कि कयामत तक याद रहे। लेकिन खैर मेरी बातों को दिल पे ना लिएगा, मैं कभी कभी ऐसी बातें कर लेती हूँ। खैर अगर हम आगे बढ़े और ये भी बताएं, अफगान तालिबान का हुलिया तो मुसलमानों वाला है, लेकिन इनका कोई तौर तरीका मुसलमानों वाला नहीं है। अब यही बात तालिबान भी हमारे लिए कहते हैं। वो कहते हैं जी पाकिस्तानी जो है वो तो मुसलमान है ही नहीं, पाकिस्तानी तो इस्लाम को फॉलो ही नहीं करते। वो तो खुद ये कहते हैं कि जी हम यहाँ तक आ जाएंगे, आगे इस्लामाबाद की जो मारगला हिल्स है वहां तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद हम यहाँ शरिया लगा देंगे। वो आपको मुसलमान नहीं समझते, आप उनको मुसलमान नहीं समझते। इसी तरीके से जो अटैक्स चल रहे हैं पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पे, उसमें दोनों तरफ जो है लोगों की जानें जा रही हैं। तो ये भी बता दीजिए DGISPR साहब की शहीद कौन है? अफगानिस्तान वाले शहीद हैं या हम शहीद हैं, या मतलब हमारी साइड वाले शहीद हैं? आखिर ये भी थोड़ा पता कर लेना चाहिए। वैसे तो हर एक का इस्लाम अलग अलग है, सब एक जैसा इस्लाम फॉलो नहीं करते, लेकिन हमें जो है वो अफगानिस्तान वाले मुसलमान नहीं मानते और अफगानिस्तान वालों को हम मुस्लिम नहीं मान रहे। ये भी एक अजीब ही किस्म का यहाँ पे कह लीजिए कि गोरख धंधा या कह लीजिए कि अजीब किस्म का तमाशा जो है वो चल रहा है। उसी के साथ साथ जी अफगान तालिबान जो कुछ औरतों और बच्चों के साथ करते हैं, क्या ये इस्लाम का तरीका है? जी बिल्कुल नहीं है। जो कुछ अफगान तालिबान जो है वो औरतों के साथ और बच्चों के साथ कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। ना उस तरह से उनके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए ना कुछ और। लेकिन यहाँ पर मदरसों में जो कुछ हो रहा है, छोटे बच्चों के साथ जो हो रहा है, सर यहाँ तो छोड़े बच्चों को भी छोड़िए, बच्चे बच्चियों हर एक के साथ जो कुछ मदरसों में और यहाँ पर जो कुछ चल रहा है, और उसी के साथ साथ वो बकरियों के साथ भी आपने वीडियो देखी होगी, क्योंकि आप तो सब चेक करते हैं तो डेफिनेटली आपने वो वीडियोस देखी होंगी। तो क्या वो इस्लाम का तरीका है, ये बता दीजिए। और दूसरी बात ये कि दूसरे को भाषण देने से पहले अपना घर साफ होना चाहिए, तभी आप कुछ कहने के काबिल होते हैं। अगर आप खुद ही झूठ बोलते जाएं या गलत बात करते जाएं और दूसरे से कहेंगे नहीं जी तुम तो गलत बात कर रहे हो, तो मेरे ख्याल है वो भी जो है वो पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करती। तो पहले अपना घर साफ करें, अपने यहाँ जो मदरसे और जहाँ पे गलत बातें सिखाई जा रही हैं बच्चों को भी बड़ों को भी, और वहां पे जो कुछ अजीब अजीब हरकतें की जा रही हैं बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, बकरियों के साथ और क्या कुछ, पहले उसे कंट्रोल कर लीजिए, फिर अफगानिस्तान को भाषण देते हुए अच्छे लगेंगे। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे। और अगर गुड गवर्नेंस के लिए किसी एडमिनिस्ट्रेटिव रीसेट की जरूरत है, यानी वो चाह रहे कि रीसेट कर दें एडमिनिस्ट्रेशन को, तो उससे होना चाहिए। और इसके लिए बड़ी सख्त जरूरत है, इस कानून के मुताबिक होना चाहिए, लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक होना चाहिए। लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक तो कभी कुछ नहीं हुआ। लोगों ने चाहा था इमरान खान को, और आपने इमरान खान को जेल में बंद कर दिया। आपने इमरान खान को ऐसा बंद किया कि इमरान खान की आवाज या परछाई भी बाहर नहीं आ सके। तो लोगों की ख्वाहिश पे आप कब चलें सर? आप अपनी ख्वाहिश पे चले हैं तो आप उसी पे चलते रहिए। वैसे अब लोगों को आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो काफी एंटरटेनमेंट के लिए लगने लगी है, ना कि इंफॉर्मेशन के लिए। साथ ही साथ अगर हम देखें
तो जी ये जानबूझकर ये तासुर फैलाने की कोशिश की जाती है कि बलूचिस्तान में हालात खराब हैं, ये भी DGISPR साहब का कहना है। तो उनके जवाब में हाफिज हमदुल्ला साहब का कहना है, अफसोस अफसोस सद अफसोस, बलूचिस्तान जल रहा है और कहा जा रहा है बलूचिस्तान में हालात खराब नहीं है। इन्ना उल्लाह इन्ना इलैहि राजिऊन, ये भी उन्होंने पढ़ दिया है। बहरहाल साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगी कि एक तरह से लोग जो बात कर रहे हैं और लोग जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और जो क्लेम किए जा रहे हैं वो भी यकीनन इस किस्म के हैं कि सबको पता ही है आज के जमाने में कुछ भी बात जो है ढकी छुपी नहीं है। लेकिन पता नहीं DGISPR साहब इस किस्म की अजीब अजीब बातें क्यों कर रहे हैं, जबकि वो जानते हैं कि पब्लिक जो है वो सब जानती है। उसी के साथ जी मैं आपको ये भी बताती चलूं कि सूरह अल इमरान की आयत नंबर 28 कहती है कि ए ईमान वालों, मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त मत बनाओ, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मुसलमानों में से नहीं हो। जी हाँ बिल्कुल। और अगर DGISPR साहब ये बताना चाह रहे हैं कि जी काफिरों से या जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनसे दोस्ती नहीं हो सकती, तो फिर ये चाइना से हमारी दोस्ती कैसे, चाइना हमसे हमारा सबसे बेहतरीन दोस्त कैसे, चाइना से हमारी दोस्ती जो है वो आसमानों से ऊंची शहद से मीठी और इस तरह की कैसे चल रही है। साथ ही साथ अभी तो हम अमेरिका के भी दोस्त बने हुए हैं और हर उस कंट्री के दोस्त हैं जो हमें पैसा देता है। तो मेरे ख्याल है यहाँ पर ये कहना चाहिए कि जो हमें पैसा देगा उसके लिए हमारे लिए उसके वो हमारा दोस्त है, वो हमारा सब कुछ है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुरान में क्या लिखा है या कौन सी आयत में काफिरों से दोस्ती ना करने का कहा गया है। लेकिन हाँ, काफिरों से आप लोन ले सकते हैं, उनसे डोनेशन ले सकते हैं, उनसे चैरिटी ले सकते हैं, उनसे वैक्सीन ले सकते हैं, उनका पैसा खा सकते हैं, उनका पैसा हड़प कर सकते हैं, उनको अपने यहाँ पोलियो वैक्सीन के लिए कह सकते हैं, उनसे आप अगर फ्लड आ जाए, कोई आ जाए, कुछ हो जाए तो उनसे हर तरह की मदद और पैसा ले सकते हैं। लेकिन नहीं, वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। दोस्त आपके जो है वो सिर्फ मुसलमान हो सकते हैं और उसमें भी आपकी मर्जी के मुस्लिम, अगर जिसको आप मुसलमान मानते हैं, क्योंकि कईयों को तो आप मुसलमान ही नहीं मानते, जैसे अफगानिस्तान को आप नहीं मानते। तो बहरहाल ये जो रिलीजन का चूरन है वो पाकिस्तान रिलीजन के चूरन के नाम पर ही बना था। पाकिस्तान को जो कहा जाता है ना कि जी हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, तो इसलिए जी हमने दूसरी कंट्री बना ली, हम साइड पर हो गए, ये हो गया वो हो गया, ये सारा चूरन जो है वो आज तक बेचा जा रहा है। लेकिन अब बिक नहीं रहा, अब जो है लोगों को समझ में आ गया है। यानी आप उन लोगों की कंट्री में जाएंगे, आप जो है चाइना भी जाएंगे, आप अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में भी जाएंगे, वहां पर अपने लोगों को भी भेजेंगे, बल्कि आपके लोग जो है वहां जाने के चक्कर में डूब डूब के जो है वो मर रहे हैं, लेकिन वहां जाने की कोशिशें कर रहे हैं। आज तक मैंने नहीं सुना कि किसी ने सऊदी अरब जाने की कोशिश की और वो किसी समंदर वमंदर के रास्ते डूब गया हो, या किसी और इस्लामिक कंट्री में जाने की कोशिश की और उसकी जान चली गई हो। ये इसी तरह की यूरोपियन कंट्री में, जिसके लिए DGISPR साहब कह रहे हैं कि ये हमारे दोस्त नहीं हो सकते, वहां जाने में हमारे लोग जो है वो मरे जा रहे हैं। लेकिन खुद इनकी अपनी फैमिली और इनके साथी जितने भी हैं, चाहे वो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के हो, चाहे वो हुकूमत के हो, पॉलिटिशियंस हो, जिनके पास पैसा है वो सब के सब इन काफिर कंट्रीज में भरे पड़े, वापस आने को तैयार नहीं है। अपनी फैमिलीज को वहां रखा हुआ है, वहां की नेशनलिटी भी रखते हैं, डुअल नेशनलिटी रखते हैं, दो दो पासपोर्ट लेके घूमते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जी मुसलमानों, अगर तुम किसी काफिर से या किसी नॉन मुस्लिम से दोस्ती करोगे तो फिर तुम मुसलमान नहीं हो। तो फिर इसका तो मतलब है आप में से कोई भी मुसलमान नहीं है। ये जितने लोग जो हैं जो यहाँ से अपने फैमिलीज को यूरोप और अमेरिका भेजते हैं, जितने लोग हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के हैं, जिन्होंने वहां प्रॉपर्टीज बना रखी हैं, जितने लोग जो चाहे पार्लियामेंट में हो, पार्लियामेंट के बाहर हो, ये पैसे वाले लोग, इसका मतलब है कि सबके सब ये जो है नॉन मुस्लिम है। मतलब ये कि ये वाला चूरन जो है ना, ये तो अब कोई लेने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि आपके सामने जो मीडिया बैठा हुआ था, उनमें से भी आधा मीडिया जो है वो हर वक्त यूरोप जाता रहता है, अमेरिका जाता रहता है और वहीं रहने की कोशिशें करता रहता है। तो इसका मतलब है कि उनको भी आप मुसलमान नहीं मान रहे। बहरहाल आपसे सर्टिफिकेट कोई नहीं मांग रहा और ना ही आपसे किसी को कोई इजाजत चाहिए कि वो मुस्लिम है या नहीं है। आप अगर सिक्योरिटी तक ही अपना एक काम रखें तो ज्यादा बेहतर होगा।
बात करेंगे जरा डिफेंस मिनिस्टर साहब की। जी हाँ, ख्वाजा आसिफ साहब को कौन नहीं जानता, वो अपने स्टेटमेंट्स की वजह से भी बहुत मशहूर रहते हैं और अक्सर तो उनके पुराने स्टेटमेंट्स और पुरानी वीडियोस भी काफी वायरल होती रहती हैं। इस वक्त भी उनकी कई वीडियोस वायरल हैं जिसमें उन्होंने कहा कि 33 साल उन्होंने हुकूमत की, यानी कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने। उन्होंने 71 की जंग हारी, आपने इनसे पूछा। 65 में उन्होंने जाली विक्ट्री डिक्लेयर की, आपने इनसे पूछा। उन्होंने सियाचिन हारा, आपने पूछा उनसे। आपने कारगिल हारा, आपने पूछा उनसे। जी हाँ, ख्वाजा आसिफ साहब का ये इस वक्त स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया था पुराना, वो बहुत वायरल है। और इस वक्त कोई ख्वाजा साहब से जरा पूछ लिया जाए कि जब उन्होंने ये बातें की थी तब यकीनन वो बहुत अक्लमंद रहे होंगे और बड़े बोल्ड तरीके से उन्होंने बात की होगी। ये असला जो हम अपनी मसल्ला फौज को दिया है, यानी कि ये जो वेपन्स हमने अपनी फौज को दिया है, ये हमने हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए दिया है। ये जो F-16 मांगे जा रहे हैं $5 बिलियन के देकर, इससे क्या बलूचिस्तान पर बमबारी होगी, वजीरिस्तान पे बमबारी होगी, सिंध पे बमबारी होगी या पंजाब पर होगी? ये जी एक बार फिर ये स्टेटमेंट ख्वाजा आसिफ साहब का बहुत वायरल है, जो कि आजकल डिफेंस मिनिस्टर है। और यकीनन ये बातें उनको अब जब दोबारा से सुनाई दी जा रही होंगी, आगे कि जब चीजें इंटरनेट पे आ जाती हैं तो वो खत्म तो नहीं होती हैं, उसको सुनकर यकीनन ख्वाजा साहब को पसीने आ रहे होंगे। उनको लड़ने के लिए दिया था। ये आज जो F-16 मांगे जा रहे हैं $5 अरब के एवज, क्या इससे बलूचिस्तान पे बमबारी होगी, वजीरिस्तान पे बमबारी होगी, या सिंध पे बमबारी होगी, या पंजाब पे बमबारी होगी? क्योंकि आज तक तारीख में हमारे हुक्मरानों ने कोई जंग नहीं जीती, और जो भी जंग लड़ी उसकी इब्तिदा हमारे हुक्मरानों ने की। ये लम्हा फिक्रिया है। हमको अपनी सफों में अपने मुल्क के दुश्मन तलाश करने पड़ेंगे। अकबर बुख्ती का कातिल जो है, अकबर बुख्ती उससे बहुत बड़ा पाकिस्तानी था अपने कातिल से। लेकिन आज नवाब अकबर बुख्ती has become part of बलोची folklore। वो एक लेजेंड बन गया है, उसकी लाश तलाश करने की कोई जरूरत नहीं है। आज अकबर बुख्ती हर बलोची की सूरत में जिंदा हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल ख्वाजा आसिफ साहब की इस बात से भी मैं बिल्कुल एग्री करूंगी कि नवाब अकबर बुख्ती जो थे उनको बहुत गलत तरीके से उनको शहीद या मारा गया था, शहीद किया गया था, मारा गया था, बिल्कुल गलत था वो। जनरल परवेज मुशर्रफ को शायद इस बात पे अफसोस रहा होगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कारगिल किया गया, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक ब्लंडर के तौर पे याद रखा जाता है। बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं बेचारे, जहां जहां उनसे हो पाता है वो सच बोल पड़ते हैं। ये तो चले पुरानी वीडियो है, लेकिन अभी रिसेंटली जो उन्होंने बातें की ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, वो भी सभी को याद है और उस पर भी यकीनन लोग यही बात कर रहे हैं कि ख्वाजा साहब ने तो ये भी कहा गया कि ख्वाजा साहब के लिए कि जी इनको मीडिया पे ना जाने दिया जाए, इनको इंटरनेशनल मीडिया से रोका जाए। लेकिन कई बार ऐसी बातें भी कर जाते हैं जिससे लगता है कि अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट को या कह लीजिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनकी ये बात ज्यादा देर तक चलती नहीं है, क्योंकि कुछ ही देर के बाद वो फिर वही बातें करने लगते हैं जो काफी हद तक सच होती है। यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द फिर मिलेंगे। थैंक यू।